Hello and good morning everyone. Welcome in the class of Business Studies. So students, we were on chapter number 6 of Business Studies, right? We were on chapter number 6, that is staffing. Till yet we have discussed the staff meaning and importance of staffing and the concept of staffing and human resource management. In our last class we have started the topic staffing process और इसका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मैंने आपको करवा दिया था. एक बार स्टाफिंग प्रोसेस का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोबारा समझा देती हूँ आपको. पॉइंट नंबर 1 वाज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. हम इसमें ये देख रहे थे कि हमें कितने और कैसे वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है. Right, staffing process begins with estimation of number and type of employees required to perform the job. नंबर एंड टाइप यानी कितने वर्कर चाहिए और कैसे वर्कर चाहिए, ये दोनों चीजें आप डिसाइड करोगे. इसके अंदर हमने ये पढ़ा था वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस एंड द कंपैरिजन. वर्कलोड एनालिसिस में हम ये देखेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में करंटली कितना काम है, उस काम को करने के लिए हमें कितने और कैसे वर्कर्स चाहिए होंगे. वर्कफोर्स एनालिसिस में हम देखेंगे एग्जिस्टिंग वर्कर कितने हैं, उनमें से कितने वर्कर्स ओवरबर्डन्ड है, कितने वर्कर्स के पास काम कम है. अब हम थर्ड पॉइंट में इनका कंपैरिजन करेंगे. ओवरबर्डन्ड वर्कर को कुछ वर्क में रिलैक्सेशन देंगे और अंडरबर्डन को कुछ एक्स्ट्रा वर्क दे देंगे. ये कर लिया था हमने. नाउ द सेकंड पॉइंट रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं हम आज की क्लास. देखिए, रिक्रूटमेंट वर्ड का मतलब है लोगों को ढूंढना ताकि वो आके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें. इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन. जब मेरी सपोज लयाल पब्लिक स्कूल में साइंस के टीचर्स की वैकेंसी है. अब स्कूल ने क्या किया, न्यूज़पेपर में वैकेंसी डाल दी कि भाई स्कूल रिक्वायर्स टीचर फॉर साइंस एंड पीजीटी चाहिए या टीजीटी चाहिए, वो लिख दिए. तो ये जब वैकेंसी डाली है इसको हम रिक्रूटमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट. देखिए क्या लिखा हुआ है. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर असेसिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड. यानी स्टेप 1 में हमने देखा था कितने और कैसे वर्कर चाहिए. अब मैनेजर कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा चॉइस मिले और वो बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सके. आगे देखिए ये क्या लिख के दे रहे हैं. If we can fulfill the requirement from inside the organization through transfers and promotions, then it is very economical and fast. But generally, organization has to fulfill its requirement from outside the organization. ध्यान से समझिए. Suppose हमारी स्कूल में 11th क्लास में आर्ट स्ट्रीम इसी साल शुरू हुई. हमें आर्ट स्ट्रीम में न्यू टीचर्स की रिक्वायरमेंट थी जो एसएसटी पढ़ा सके, यानी हिस्ट्री पढ़ा सके, सिविक्स पढ़ा सके, प्लस इकोनॉमिक्स पढ़ा सके. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनालिसिस किया, 9th-10th की जो टीचर्स थे वो भी केपेबल थे कि 11th-12th में पढ़ा सके और उनके पास टाइम भी था. तो हमने उन्हीं को प्रमोट कर दिया और उनको 11th-12th की क्लासेस दे दी. सपोज एलपीएस की गढ़सीसर ब्रांच में ऐसे टीचर्स हैं जो एलपीएस की व्यास कॉलोनी ब्रांच में पढ़ा सकते हैं और गढ़सीसर ब्रांच में रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टाफ बढ़िया है, तो उनको ट्रांसफर कर दिया. तो जब आप इंटरनली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके या प्रमोट करके अपनी नीड फुलफिल कर देते तो ये इकोनॉमिकल होता है. इसको इंटरनल रिक्रूटमेंट कहते हैं. लेकिन मैक्सिमम टाइम पे हमें बाहर से वर्कर्स को अपॉइंट करना पड़ता है. हमें बहुत सारी प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस से डील करनी पड़ती है और उनको बोलना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज भेजो. और जनरली हम न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट करके रिक्रूटमेंट करते हैं. देखिए क्या लिखा हुआ है. कंपनी एडवर्टाइजेस इन न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा एंड मेनी जॉब सीकर्स आफ्टर रीडिंग द एडवर्टीजमेंट अप्लाइज फॉर द जॉब. जॉब सीकर न्यूज़पेपर में या एडवर्टीजमेंट में ऐड देखते हैं और फिर अप्लाई कर देते हैं जॉब के लिए. अब लोगों ने अप्लाई कर दिया तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी उनका इंटरव्यू लेगी और उनका सिलेक्शन करेगी. तो देखिए थर्ड पॉइंट है आपका सिलेक्शन. क्या लिखा हुआ है? It refers to choosing the most suitable candidate to fill the vacant job position. The selection is done through a process which involves test, interviews, etc. Selection का मतलब है जिन लोगों ने आपके यहाँ अप्लाई किया
उन लोगों में से एक बेस्ट पर्सन को फाइनलाइज कर देना ताकि वो आपकी वेकेंट जॉब पोजीशन पे आके काम कर सके। ये कैसे होगा? आप लोगों के इंटरव्यूज ले सकते हो, उनका टेस्ट ले सकते हो और फिर डिसाइड कर सकते हो कि कौन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है। अब ये वाला सेंटेंस हाईलाइट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछेंगे। In selection, the number of selected candidate is less than the number of rejected candidates. That is why selection is also called a negative process. ये कह रहे हैं जब हम वर्कर्स को सेलेक्ट करते हैं, रिजेक्ट ज्यादा लोग होते हैं और सेलेक्ट कम लोग होते हैं। अगर एक इंटरव्यू में 50 लोग आए तो जॉब तो 2 या 3 ही होगी, तो 48 people will be rejected and only 2 will be selected. तो सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज द नंबर ऑफ रिजेक्टेड इज मोर देन द नंबर ऑफ सिलेक्टेड। आगे देखिए सिलेक्शन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम सिलेक्शन टेस्ट करते हैं, क्यों हम सिलेक्शन को एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बनाते हैं। रीजन नंबर 1, ताकि आप बेस्ट को सिलेक्ट कर सको, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, आप उनमें से एक बेस्ट को फाइनलाइज कर सको। दूसरा, जो फाइनलाइज हुआ है उसको ये रियलाइज करवाया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन में काम बहुत ही सीरियसनेस के साथ हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को फाइनलाइज करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। ये रियलाइजेशन करवाने के लिए हम बहुत ही ध्यान से सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं। Now, in case anyone is having any doubt up to third point, then you can raise your hand. सबसे पहले we have estimated the type and number of workers required. Then after we have recruited the people, यानी हमने एडवर्टीजमेंट देके लोगों को कहा अप्लाई कीजिए। जब उन्होंने अप्लाई किया तो हमने उनमें से किसी बेस्ट को सेलेक्ट कर लिया। जब लोगों को सेलेक्ट कर लिया तो अब हमने प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करना है। क्या होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन? आपने एक पर्सन को सेलेक्ट कर लिया, अब उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब पोजीशन देना जिसके लिए आपने उसको अपॉइंट किया है, और फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन में सभी से इंट्रोड्यूस करवा देना। प्लेसमेंट का मतलब उसको उसकी जॉब पोजीशन देना। सपोज आपके स्कूल में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपने किसी को सेलेक्ट किया, प्लेसमेंट का मतलब है उनको आपने स्कूल बुलाया, उनको उनका ऑफिस दिखा दिया, उनका कैबिन दिखा दिया और उनको बोल दिया ये आपकी पोजीशन है, तो हमने उसका प्लेसमेंट कर दिया, राइट। और ओरिएंटेशन का मतलब है मैंने उसको बाकी सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाया, सबको बता दिया ये हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर है, और उनको बता दिया कि भाई आपको कब कहाँ कैसे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो ओरिएंटेशन है। रीडिंग कर लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। Placement refers to occupying of post by the candidate for which he is selected. After selection, the employee is given appointment letter and is asked to occupy the vacant job position. उसको appointment letter दे दिया और उसको बोला कि ये job position है, आपको इसको fill करना है। Orientation refers to introduction of new employee to the existing employees. Large organizations organize orientation programs to familiarize the new employees with the existing. बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो अलग से ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सुपीरियर वर्कर्स को राउंड पे लेके जाता है अपने न्यू एम्प्लॉय को पुराने एम्प्लॉय से मिल। चलिए, तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सुपीरियर खुद ही एम्प्लॉय को राउंड पे ले जाता है और सबसे इंट्रोड्यूस करवा देता है। ये है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। Next one, training and development. Now you have selected your employee, you have given him the job position, you have introduced the employee with the existing employees. अब आपको उसको सिखाना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है। आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, उसको डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज दोगे और उसको बताओगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको कैसे काम करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, to improve the competence of employees and to motivate them, it is necessary to provide training and development opportunities for employees so that they can reach to top and keep improving their skills. ये कह रहे हैं employees को motivate करने के लिए और ये ensure करने के लिए कि employee बढ़िया तरीके से काम करना है, हमें क्या करना है, हमें उसको डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज देंगे ताकि वो कंटिन्यूअसली अपने स्किल्स को अपडेट करता रहे और बढ़िया काम करता रहे। आगे देखिए, organizations may have in-house training centers or arrange with some institutions to provide training for their employees. कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ट्रेनिंग की सेटिंग होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही ट्रेनिंग दे देते हैं, राइट, इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स। और
कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को किसी इंस्टीट्यूट में भेजते हैं काम सीखने के लिए। आगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉट ओनली मोटिवेट द एम्प्लॉयज बट दीज इंप्रूव्स देयर एफिशिएंसी ऑफ वर्क आल्सो। वर्कर को मोटिवेट तो करेंगे, साथ में उनकी वर्किंग एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाएगी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। By offering the opportunities for career advancement to their employees, organization can improve effectiveness and efficiency. वर्कर को कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज दो, यानी कुछ नया और बेटर काम करने का मौका दो जिससे काम की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी इंप्रूव हो जाए। नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं? In most of the large-scale organizations, there is a separate human resource department which performs staffing function. बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। इन ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में अलग से स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म होता है, लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है वहाँ मैनेजर ही ये सारे काम करते हैं और वहाँ पे स्टाफिंग प्रोसेस में 3 और पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। यानी अगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं बना हुआ तो ये 3 एडिशनल पॉइंट स्टाफिंग प्रोसेस का पार्ट बनेंगे। कौन कौन से? परफॉर्मेंस अप्रेजल, वर्कर को ट्रेनिंग दी है, अब आपको चेक करना है वर्कर बढ़िया काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बढ़िया काम कर रहा है तो उसकी तारीफ करनी है, उसकी परफॉर्मेंस की अप्रेजल करनी है, क्रॉस चेक करना है, फीडबैक रिपोर्ट रेडी करनी है कि वर्कर ने अच्छा काम किया या नहीं किया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मिंग द जॉब फॉर सम टाइम देयर इज अ नीड दैट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मस्ट बी इवैल्यूएटेड। भाई आपको मैंने ट्रेनिंग दे दी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टाइम तक आपको काम करवा लिया, अब ये भी तो देखा जाएगा कि आप बढ़िया काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल रेफर्स टू इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड। कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइडेड होंगे, उनके अकॉर्डिंग मैं आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करूंगी। आगे देखिए, the standards are made known to the employees in advance. Superiors prepare a feedback report on the basis of performance appraisal. वर्कर को पहले ही बता दिया जाएगा किस बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल होगा, फिर लास्ट में आपकी परफॉर्मेंस क्रॉस चेक की जाएगी उन्हीं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग और फीडबैक रिपोर्ट होगी। अब जिसने बढ़िया काम किया उसका प्रमोशन हो जाएगा, जिसने बढ़िया काम नहीं किया उसको एक मौका और दिया जाएगा, फिर भी अच्छा काम नहीं किया तो हो सकता है डिमोशन हो जाए। तो देखिए प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, यहाँ हमें केवल पॉजिटिव बात करनी है। ये कह रहे हैं प्रमोशन, अच्छा काम किया आपने, इवैल्यूएशन किया, अब अगर आपको लग रहे हैं चांसेस तो आप उस वर्कर को फर्दर प्रमोट कर दोगे। तो प्रमोशन रेफर्स टू बीइंग प्लेस्ड एट अ हायर जॉब पोजीशन with more payment, job satisfaction and responsibility. Generally, on the basis of feedback report of employees' performance, they are given promotion and opportunities for higher job position. क्या किया मैंने? वर्कर की परफॉर्मेंस को अप्रेज किया, वर्कर की परफॉर्मेंस को चेक करके, उसकी फीडबैक रिपोर्ट को चेक करके उसको हायर जॉब पोजीशन पे प्लेस कर दिया। जब उसको हायर जॉब पोजीशन दे दी इसका मतलब मैंने उसका प्रमोशन कर दिया। Last point, compensation. Now I have to decide about the payment of my worker, right? Payment और payment के अलावा भी बहुत सारी चीजें। Compensation word का meaning है price paid against the work. आपने कोई भी काम किया है, काम के बदले में आपको जो पेमेंट मिला वो पेमेंट है आपका कंपेंसेशन। तो मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है कि मैं मेरे वर्कर को क्या क्या पेमेंट दूंगी, कितनी सैलरी दूंगी, कितना बोनस दूंगी, कितने अदर ऑप्शंस दूंगी। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पेमेंट्स आपको डिसाइड करने हैं। सो हैव अ लुक एवरीवन, कंपेंसेशन रेफर्स टू प्राइस ऑफ द जॉब। इट इंक्लूड्स द पेज, रिवॉर्ड्स एंड अदर इंसेंटिव्स गिवन टू द एम्प्लॉइज। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट भी और indirect payment. Direct payments such as wages, salary, etc. Indirect payments such as medical facility, insurance, etc. The managers must fix the right compensation on the basis of qualification, type of job, etc. इसको आपको रिलेट करना है हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन से। हेनरी फ्योल ने कहा था सही रेम्यूनरेशन रखिए ताकि आपका वर्कर सेटिस्फाइड रहे, तो वही चीज यहाँ पे है।
Now the payment can be in two form, time based payment. मैं आपको monthly पे कर रही हूँ, weekly पे कर रही हूँ या daily basis पे पे कर रही हूँ, तो ये time based payment है. एक होता है performance based payment, differential piece rate system वाला. जितनी यूनिट बना रहे हो उस यूनिट के अकॉर्डिंग पेमेंट कर रहे हो, नंबर ऑफ पीसेस के अकॉर्डिंग पेमेंट कर रहे हो, तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? Some pay plans use time-based payment in combination with some incentives, such as bonus, commission, etc. कुछ ऑर्गेनाइजेशन टाइम-बेस्ड पेमेंट देती है, मंथली सैलरी है, मंथली सैलरी के अलावा आपको हर साल कुछ इंक्रीमेंट मिल जाएगा और कुछ बोनस मिल जाएगा, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बेस्ड पे करती है. क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसिडर वेरियस फैक्टर्स बिफोर फिक्सिंग द कॉम्पेंसेशन, such as labor laws, minimum wages, payment act, union policy, competitors policy, etc. बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखोगे और फिर डिसाइड करोगे कि कितनी पेमेंट करनी है. ये आपका स्टाफिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है. 5 मेन पॉइंट्स है. सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, then after recruitment, then selecting the employees, placement and orientation, and then training and development. और 3 एडिशनल पॉइंट्स. अब ये कुछ एमसीक्यूज और केसेस गिवन है, हम इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. उसके बाद में आपके स्टाफिंग के 3 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो इस चैप्टर में डिटेल में पढ़े. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, इनको डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में. रिक्रूटमेंट का मीनिंग हम पढ़ चुके हैं, रिक्रूटमेंट को पूरा डिटेल में डिस्कस करना है, क्या होता है रिक्रूटमेंट, कैसे किया जाता है. अभी ये केसेस देख लेते हैं क्योंकि टाइम है हमारे पास. हैव अ लुक. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Appointment is as per the requirement and satisfaction of the job. This is related with which importance of staffing. ये कह रहे हैं अपॉइंटमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करोगे, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करोगे, कौन सा पॉइंट है ये? फिलिंग the roles by obtaining competent personnel, next placing the right person at right job, optimum utilization of resources, and improves job satisfaction and morale of employees. Option B is the correct answer. Appointment is as per the requirement. So placing the right person at right job. सही इंसान को सही जॉब पे रखना. Next, an analysis that enable an assessment of number of human required in the organization. एक एनालिसिस जो आपको बताता है कितने वर्कर्स चाहिए. वर्कलोड एनालिसिस. Next, Bhagwati Enterprises is a company engaged in marketing air conditioner of a famous brand. The company has a functional structure with 4 main functions: purchase, sales, finance, and staffing. As the demand for product grew, the company decided to recruit more employees. Identify the concept which will help the human resource manager to find out the number and type of persons available. So that number and type of सिलेक्शन एंड साथ में आपको उसका फर्स्ट पॉइंट लिख देना है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज. तो करेक्ट आंसर, कंसेप्ट तो कौन सा है? सिलेक्शन है, बट सिलेक्शन के अंदर भी आपको कंसेप्ट आएगा स्टाफिंग. सिलेक्शन नहीं, स्टाफिंग कंसेप्ट है, और उसके अंदर भी आपको फर्स्ट पॉइंट को हाईलाइट करके लिखना है, दैट इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं पहले देख लेते हैं. State the next 3 steps they will undertake for obtaining a satisfied workforce. पहले देखते हैं इन्होंने कौन-कौन से steps fulfill कर लिए. Akansha, Nikita and Parishma are the owners of a handicraft unit in urban area of Dibrugarh in Assam, which is involved in the manufacturing and marketing of Sitalpati traditional mats and Jappi traditional headgear. ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. They decided to shift this manufacturing unit to a rural area with an objective of reducing the cost and providing job opportunities to the local. इन्होंने डिसाइड किया रूरल एरिया में अपने ऑर्गेनाइजेशन को शिफ्ट कर देते. They followed the functional structure in the organization with a view to increasing managerial and operational efficiency. They assessed and analyzed the number and type of employees required, keeping in mind that they had to encourage the women and the people with special needs belonging to the rural area. Decide कर लिया कितने workers चाहिए, decide कर लिया कि rurals को ज़्यादा encourage करना है, especially women को. अगले 3 स्टेप बताइए. तो स्टेप 1 हो गया है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग आर द नेक्स्ट 3 स्टेप. नहीं,
Recruitment, selection, placement and orientation are the next 3 steps. Next, explain the 2 steps which are not performed properly and the next 2 stages immediately after part A. अच्छे से पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं. Resolutions Private Limited is a publishing company. Its book on business studies for class 12 is in great demand. As a result, the employees in the marketing department are always racing against time. हमेशा वो दौड़ते रहते, बहुत सारा काम उनके पास है, टाइम कम है. The employees have to work overtime and on holidays to cater to the demand. Extra time काम करना पड़ता है क्योंकि workers कम है. Managers in the marketing department are under stress as they have to handle more than 2 territories. The work stress has led to dissatisfaction among the employees and manager. आपको बोल रहे हैं कौन सा काम इन्होंने नहीं किया अच्छे से, ये बोल रहे हैं आप इस कंपनी को एनालिसिस कीजिए, इसका एनालिसिस करके बताइए क्यों वर्कर डिससेटिस्फाइड है, क्यों उनके ऊपर वर्कलोड है, मैनेजर्स ने क्या नहीं किया. तो मैनेजर ने वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस नहीं किया, यानी स्टेप 1 एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट नहीं की. अब उनको क्या करना है, उनको अच्छे से एनालिसिस करना है, वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस करना है, उनका कंपैरिजन करना है और फिर वर्कर्स को रिक्रूट करना है. ठीक है, ताकि अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में काम हो सके. ये यहाँ तक आपको अच्छे से आंसर्स फ्रेमिंग करनी है, सारे केसेस को समझ के रखना है और चैप्टर लर्न करना है. हम